नमस्कार दोस्तों, मैं शांडिल अनुज। आज आर्टिकल 19 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 19 फ्रीडम्स के बारे में बात करता है। जैसा कि हमारे संविधान में लिबर्टी वर्ड यूज किया गया है, मैंने बताया था कि प्रियम्बल में जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी को सिक्योर किया जाएगा by this constitution. Liberty of thoughts, liberty of expression, liberty of faith, liberty of belief and liberty of worship. 5 स्वतंत्रताओं के बारे में बात की गई है। लिबर्टी शब्द जो है वो लीबर शब्द से आया हुआ है और लीबर का मतलब फ्री होता है। लिबर्टी is derived from the liber, L-I-B-E-R, लिबर, और इसका अर्थ है फ्री, स्वतंत्र। प्रियम्बल में आपके लिबर्टी वर्ड यूज किया गया है, जबकि आर्टिकल 19 से लेकर के 21 में देखेंगे तो फ्रीडम्स के बारे में बात किया। आर्टिकल 25 में आप देखेंगे तो वहां पे वर्ड फ्रीडम वर्ड यूज किया गया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम्स। यदि हम लिबर्टी के क्लासिफिकेशन को देखें तो दो तरीके की लिबर्टी है, एक नेगेटिव लिबर्टी और दूसरा पॉजिटिव लिबर्टी। इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ओवर योर लिबर्टी, then this is a negative liberty. Means absence of liberty, absence of restriction. यानी कि यदि कोई निर्बंधन नहीं है तो ऐसी जो लिबर्टी है, ऐसी जो स्वतंत्रता है वो नेगेटिव होगी। और यदि स्वतंत्रता पर निर्बंधन है, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, तो ऐसी लिबर्टी जो है वो पॉजिटिव लिबर्टी है। Positive liberty means there is a restrictions over the liberty. यानी किसी भी समाज में यदि आपकी स्वतंत्रता पर कोई निर्बंधन ना हो तो ऐसी स्थिति में इट इज जस्ट क्रिएट द chaos एंड एनार्की इन आवर सोसाइटी। यानी स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए, उत्शृंखलता नहीं होनी चाहिए। यानी उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए। यानी दूसरे व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग तभी कर सकता है जब आपके अधिकारों पर निर्बंधन होगा। यदि आप में उत्शृंखलता, आपके अधिकारों के प्रति यदि उत्शृंखलता है तो ये अन्य व्यक्ति के अधिकारों को, उनके प्रयोग करने को बाधित करेगी। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये लिबर्टी के दो थॉट्स, दो क्लासिफिकेशन। नेगेटिव लिबर्टी वो है जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और पॉजिटिव लिबर्टी वो है जहां पर ऐसी स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाए जाते हैं। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिबर्टीज हैं उन पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए हैं, यानी पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करा है। और लिबर्टी का यदि दूसरा क्लासिफिकेशन और देखें
तो मैं दो काइंड्स और बता चाहूंगा आपको, दैट इज अ सिविल लिबर्टी एंड अगेन इज द पॉलिटिकल लिबर्टी. Political liberty. Civil liberty is also known as the social liberty or also known as personal liberty. यानी लिबर्टी के यदि क्लासिफिकेशन को देखें तो सिविल लिबर्टी और सिविल लिबर्टी जो है उसे सोशल लिबर्टी भी कहा जाता है और ये पर्सनल लिबर्टी के नाम से भी जाना जाता है. ये जो सोशल लिबर्टी और पर्सनल लिबर्टी, इट इज द टोटल सम ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस, यानी जो आपके अधिकारों और विशेषाधिकारों का समुच्चय होता है वो व्यक्ति के, वो आपकी सोशल लिबर्टी या पर्सनल लिबर्टी या सिविल लिबर्टीज कहलाती. जबकि पॉलिटिकल लिबर्टीज जो स्टेट्स अफेयर में, स्टेट्स के मैटर में आपकी जो स्वतंत्रता होती है रिगार्डिंग टू पार्टिसिपेशन, रिगार्डिंग टू एंगेजमेंट इन स्टेट्स अफेयर, ये जो स्वतंत्रता है राजनीतिक क्रियाकलापों में, राज्य के क्रियाकलापों में भाग लेने की, प्रतिभाग करने की जो स्वतंत्रता है वो आपकी पॉलिटिकल लिबर्टी कहलाती है. यानी चुनाव लड़ने का अधिकार, किसी को सपोर्ट करने का अधिकार पार्टी का, वोट देने का अधिकार, चुने जाने का अधिकार, ये अधिकार आपके राजनीतिक अधिकार है. तो मैंने इन जनरल आपको लिबर्टी के दो क्लासिफिकेशन बताया. द फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव लिबर्टी, द सेकंड वन इज द नेगेटिव लिबर्टी. एंड पॉजिटिव लिबर्टी विच इंपोज द रिस्ट्रिक्शन ओवर द लिबर्टी, व्हाइल एज द नेगेटिव लिबर्टी इफ देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शंस ओवर द लिबर्टी. और दूसरा क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया कि लिबर्टी का वो सिविल लिबर्टी, सोशल लिबर्टी एंड पर्सनल लिबर्टी. सिविल लिबर्टी टोटल सम्स ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस जो कि आपके इंडिविजुअल्स में है, और पॉलिटिकल लिबर्टीज वो है जो स्टेट्स के अफेयर में आप पार्टिसिपेट करते हो. ये स्वतंत्रता जो आपको दी गई. आर्टिकल 19 फ्रीडम्स के बारे में बात करता है. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये राइट्स अवेलेबल है ओनली सिटीजन्स को. ये अधिकार यानी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो सिर्फ नागरिकों को मिली. आर्टिकल 19 1 ए से लेकर के जी तक का जो प्रोविजन है, इसमें स्वतंत्रताएं नागरिकों को दी गई. इनिशियली ये 7 थी, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन. बी में असेंबली का, असेंबल होने का फ्रीडम, किसी एसोसिएशन या कोई कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने का, संघ या संगम बनाने का. डी जो है वो मूवमेंट का. ई जो है वो रिजाइड करने का. एफ में प्रॉपर्टी और जी में कोई भी बिजनेस, ट्रेड, ऑक्यूपेशन
एंड प्रोफेशन, इसे करने की स्वतंत्रता है। सी डी ई एफ जी, यानी प्रारंभ में भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में 7 तरीके की स्वतंत्रताएं मिली थी, जबकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा प्रॉपर्टी के राइट को फंडामेंटल राइट से हटा करके उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया और ये प्रोविजन प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोविजन 300 ए में जोड़ दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और इनके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं 19 क्लास 2 से लेकर के 19 क्लास 6 तक अस्पष्ट किए गए। तो ये आपका प्रोविजन है जो आर्टिकल 19 के बारे में बात करता है। आर्टिकल 19 जो अस्पष्ट करता है राइट टू फ्रीडम के बारे में। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 मैंने आपको बताया कि आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 तरीके की फ्रीडम्स थी, यानी 1950 में जो आपका संविधान लागू हुआ। पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम असेंबल होने का विदाउट आर्म्स, पीसफुल असेंबली का जो राइट है। अगेन, किसी भी एसोसिएशन को, संघ को या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने का आपके पास फंडामेंटल राइट होगा। अगेन, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, भारत में कहीं भी निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। और यप में प्रॉपर्टी को राइट्स था, प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते थे, प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते थे। एंड दिस वाज अ फंडामेंटल राइट टू होल्ड एंड एक्वायर द प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट। अगेन, द जी वाज नागरिकों को कोई भी व्यवसाय करने की, कोई भी बिजनेस करने की, कोई भी ट्रेड करने की, प्रोफेशंस या ऑक्यूपेशंस को करने की स्वतंत्रता थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 300 ए में इसे प्रॉपर्टी के राइट को उठा करके रखा गया और फंडामेंटल राइट से इसका दर्जा जो है वो समाप्त किया गया। अब 300 ए में प्रॉपर्टी के राइट्स को दिया गया। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, सेक्शन आर्टिकल 300 ए में जो प्रॉपर्टी का राइट है वो किससे मिला हुआ है। इनिशियली आप देखेंगे आर्टिकल 19 जो है वो सिटीजन को मिला है, जबकि 300 ए में जो प्रॉपर्टी का राइट है वो पर्सन वर्ड यूज किया गया है, वो पर्सन को मिला है। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द यूपीएससी कि संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 300 ए में मिला है नागरिकों को, व्यक्तियों को, दोनों को, नन ऑफ द अबव। तो ये व्यक्तियों को मिला अधिकार है। मैं आपको लेके चलता हूं वन बाय वन। तो मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल 19(1) ए ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता दे रहा है। ये जो अधिकार है ये सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज किया गया 1668 में इंग्लैंड के बिल ऑफ राइट्स में, 1668 में दिस राइट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन इंग्लैंड। The Bill of Rights of England. Again, this right was recognized in a Bill of Rights in 17, ये 1668 में इंग्लैंड के बिल ऑफ राइट्स, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशंस में, फ्रेंच में बिल ऑफ राइट्स में इसे रिकॉग्नाइज किया गया। और
1791 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में इसे इनकॉर्पोरेट किया गया। यानी आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में जो प्रोविजन है, इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट को मैं बता रहा हूं, उनके लीगल एस्पेक्ट को बता रहा हूं कि सबसे पहले इसे जो रिकॉग्नाइज किया गया वो 1668 में इंग्लैंड के बिल ऑफ राइट्स में, अगेन इन बिल ऑफ राइट्स in a French Revolution, and this was first time incorporated in the Constitution, a written Constitution in 1791 in a United States of America. अमेरिका के संविधान में 1791 में 1791 में इसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे इनकॉर्पोरेट किया गया। यानी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को शामिल किया गया। अमेरिका में जो वर्ड यूज किया गया है द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, द टर्म एक्सप्रेशन वॉज नॉट मेंशन्ड। वहां पे एक्सप्रेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया। यानी अमेरिका के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच, वाक और प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया था 1791 में। इसका मतलब प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो एक्सप्रेसली मेंशन किया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, जबकि हमने अपने संविधान में यानी 1950 में जो संविधान आया था वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन शब्द को प्रयोग किया गया है। स्पीच बहुत ही क्लियर वर्ड है। अभिव्यक्ति इज वाइडर देन दैट ऑफ द स्पीच। एक्सप्रेशन जो शब्द है वो बड़ा शब्द है। वाक शब्द से, भाषण शब्द से एक्सप्रेशन क्या है, मैं अभी आगे स्पष्ट करूंगा इस बात को। तो इनिशियली मैंने आपको बताया कि ये जो इनकॉर्पोरेट किया गया इसकी क्रोनोलॉजी ये है, और ये भारत के संविधान में 1950 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तौर पर शामिल किया गया। और ये जो स्वतंत्रताएं आपके यहां दी गई हैं आर्टिकल 19(1)(a) से जी तक में जो बातें बताई गई हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए। रेस्ट्रिक्शंस, और ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये कैसा होगा, ये रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी restriction is not sufficient, the restriction must be reasonable। तो ये जो 7 स्वतंत्रताएं 1950 में थी, वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में है। एक स्वतंत्रता जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त करके उसे 300A में रखा गया, वर्तमान में 6 इनके ऊपर निर्बंधन आरोपित किया गया है। इसके पीछे का रीजन देखिए जरा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस वर्ड यूज किया गया, जबकि 1950 में आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन शब्द जोड़ा गया। जहां पे प्रेस को एक्सप्रेसली मेंशन किया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जबकि हमने
प्रेस शब्द का प्रयोग ना करके हमने अभिव्यक्ति शब्द का प्रयोग किया। दूसरा अंतर जो था, यहां पे इन्हें एब्सोल्यूट राइट बनाया गया। ये जो स्वतंत्रता थी वो एब्सोल्यूट थी, जबकि हमारी जो स्वतंत्रता थी वो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया गया। यानी, और ये रिस्ट्रिक्शन कैसा? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यानी युक्त निर्बंधन उसके ऊपर आरोपित किया गया। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी स्वतंत्रता यदि उच्च श्रृंखलता में लाइसेंसियस हो जाए, ऐसी स्थिति में सोसाइटी में एनार्की क्रिएट करता है, कियोस क्रिएट करता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एंजॉय द राइट्स बाय द अदर पीपल्स इन अ सोसाइटी। ये स्वतंत्रता जो है वो निर्बंधित होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। क्योंकि यहां पे जब इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इस को इनकॉर्पोरेट किया गया, तो वहां पे जो स्थिति पैदा हुई वो सिविल वॉर की, क्योंकि दिस राइट वाज एब्सोल्यूट। ये जो फ्रीडम्स थी उनकी, इनके जो अधिकार थे, ये एब्सोल्यूट बना दिए गए। देयर वाज नो एनी रिस्ट्रिक्शन। तो आप जो बोलना चाहेंगे, जहां बोलना चाहेंगे, जैसा बोलना चाहेंगे, यदि आपको ये बोलने की स्वतंत्रता है और आपके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इससे समाज और डेमोक्रेसी चल नहीं सकती। मैं इसकी थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बता रहा हूं। चूंकि यहां पे इसके आधार पर जो है वो सिविल वॉर की कंडीशन क्रिएट हुई, और इन्हीं से सीख करके हमने अपने यहां के जो फ्रीडम्स लिए, अपने यहां उन्हें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अधीन रखा। इसकी हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव में मैं अभी बात करूंगा आपसे। पहले मैं आपसे बता दूं कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ही इंपोज किया जा सकता है, यानी ओनली रिस्ट्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट, रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होना चाहिए। आर्टिकल 19(1)(a) में जो आपको ये अधिकार मिले हैं, ये अधिकार आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के रिस्ट्रिक्शन के अधीन है, रिस्ट्रिक्शन के अधीन। और ये जो रिस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। मैं बार बार आपसे रीजनेबल वर्ड कह रहा हूं, अभी समझाता हूं कि ये रीजनेबल वर्ड है क्या। तो 1A यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 19 क्लास 2, और 19 क्लास 2 जो है वो रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात कर। यदि आप ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप देखेंगे, यानी जो आपका संविधान बनाया गया था, तो ये बात वहां ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में था। आर्टिकल 13 में ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो ड्राफ्ट किया गया, उसके अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ये बात, और वहां पे जो रिस्ट्रिक्शन इंपोज किए गए थे वो डिफेमेशन था, मानहानि, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था। जो कंटेम्प्ट किया जा रहा था कोर्ट का, न्यायालय की अवमानना के बारे में बात किया गया था। सेडिशन वर्ड भी यूज हुआ था वहां पे, राजद्रोह था। ये मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। दीज वर द ग्राउंड्स इम्पोज ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन जो संविधान आपका 1950 में लागू हुआ, वो अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत रिस्ट्रिक्टेड था, और इनिशियली जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल्स लाया गया, आर्टिकल 19 क्लास 2, यह भी निर्बंधनों के ग्राउंड्स को लेके आता था। वर्तमान में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो 8 रिस्ट्रिक्शंस हैं, और ये शुरू में नहीं थे।
यानी वहां पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात किया गया था, डिफेमेशंस के बारे में, मानहानि के बारे में बात किया गया था, सेडिशंस के बारे जो है सेडिशन तो ड्राफ्ट कमेटी में था, डिफेमेशन में था, कोड ऑफ कंटेम्प्ट के बारे में रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए थे। जो अदर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए वो अमेंडमेंट करके लाया गया। आर्टिकल 19 क्लास 2 में पहला संविधान संशोधन किया गया। 19 के क्लास 2 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पहले यहां पर रिस्ट्रिक्शन था, अब इसे बनाया गया रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वर्ड जोड़ा गया, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। और यहां पे पब्लिक ऑर्डर, अगेन पब्लिक ऑर्डर को जोड़ा गया। इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस का ग्राउंड जोड़ा गया। अगेन फ्रेंडली रिलेशंस, ये रिस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड्स बनाए गए। यानी पहला ही संविधान संशोधन के द्वारा जो है आर्टिकल 19 के क्लास 2 में ये ग्राउंड्स जोड़े गए। यानी पब्लिक ऑर्डर के आधार पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया जा सकेगा, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस के ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया जा सकेगा, और फ्रेंडली रिलेशंस, यदि फॉरेन के साथ आपके मैत्रीपूर्ण संबंध है, उसे प्रभावित करने वाले यदि कोई बात बोली जा रही है तो उसके आधार पर निर्बंधन आरोपित किया जा सकता है। यह फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया। यह कहा जाता है, यानी शुरू में आपके यहां जो डिफेमेशन था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था, और फिर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस और फ्रेंडली रिलेशंस को अफेक्ट करने वाले ये ग्राउंड्स आपके पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा उसमें ला दिए गए। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, ये जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया। और इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता रहा हूं। बैकग्राउंड क्या था? नेहरू लियाकत पैक्ट, लियाकत अली ये एक पैक्ट हुआ था। पैक्ट का मतलब संधि या समझौता। ये इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली पाकिस्तान के, और इनके बीच में एक पैक्ट हुआ। पैक्ट आपसी समझौते की बात है कि मेरे यहां के द्वारा ऐसा कोई भी बात नहीं बोली जाएगी जो इंडिया को अफेक्ट करे, और इंडिया में लोगों के द्वारा ऐसी कोई बात नहीं बोली जाएगी जो कि पाकिस्तान को अफेक्ट करे। ये एक पैक्ट था, समझौता था। जैसा कि आपको बताया था कि 1947 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, और विभाजन होने के बाद नेहरू लियाकत पैक्ट आया, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कुछ बातें बोली जा रही थी और इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के बारे में बातें बोली जा रही थी, जिससे वायलेंस क्रिएट हो रहा था, टेंशन क्रिएट हो रहा था। और इस बात का समझौता किया गया कि अपने अपने देशों के द्वारा इस बात पर नियंत्रण किया जाएगा कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। ये 1950 के पहले का नेहरू ये आपका जो है पैक्ट डिक्लेयर हुआ, और पैक्ट डिक्लेयर होने के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघ के प्रमुख के द्वारा ऐसी बातें बोली गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ
वो एक समझौते का परिणाम है। समझौता हुआ था, यानी एक एग्रीमेंट था, एक कॉन्ट्रैक्ट था, और कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पस था वो ये था कि अब दोनों कंट्रियां यदि पृथक हो जाएंगी तो उनके बीच में पीस होगी, अमन होगा, शांति होगा, चैन होगा। लेकिन आपने देखा कि 1947 में विभाजन के बाद से अमन और शांति नहीं आई, हिंसा वो ऑलवेज प्रिवेल कर रही थी। तो बाय द श्यामा प्रसाद मुखर्जी इट वाज स्टेटेड दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज फ्रस्ट्रेटेड। उन्होंने कहा कि जिस करार के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था, अर्थात दोनों मुल्कों में अमन और शांति होगी, वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, क्योंकि भारत के विभाजन के बाद भी अभी वहां पे शांति नहीं पैदा हुई। और शांति नहीं पैदा हुई तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यह बात है कि यदि ऑब्जेक्ट फ्रस्ट्रेट कर जाए तो ऐसी स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वाइड हो जाता है। विधि के विद्यार्थी जो होंगे सेक्शन 56 में पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की बात करता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का मतलब यह है कि जब दो पार्टियों के बीच में करार किया जाए, संविदा हो जाए और संविदा का ऑब्जेक्ट फ्रस्ट्रेट कर जाए तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्या था दोनों कंट्रियों को अलग होने का, कि दोनों कंट्रियां जो है वो आपस में अमन और शांति के साथ रहेंगी, जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद भी वहां पे वायलेंस क्रिएट हो रहा था, दंगे हो रहे थे, राइट्स हो रहे थे, वायलेंस क्रिएट हो रहा था। तो ऑब्जेक्ट वॉज फ्रस्ट्रेटेड। तो ऑब्जेक्ट जब फ्रस्ट्रेट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया तो पाकिस्तान को फिर से मिला लिया जाए। दिस वॉज द स्टेटमेंट गिवन बाय द श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये मैंने आपसे बताया कि जब भारत का संविधान आपका 1950 में लागू हो गया तो वहां पे ग्राउंड नहीं था कि इस तरीके की बातों को क्या किया जाए, रिस्ट्रिक्ट करने का आपके पास कोई साधन नहीं था, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर आप तभी रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकते हो जब आर्टिकल 19 क्लास 2 में वो ग्राउंड्स बताए गए हो। तो ऐसा कोई ग्राउंड्स नहीं था उस पर कि इस तरीके की स्टेटमेंट को जो है रोका जाए, क्योंकि मेरे बोलने के अधिकार को तभी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो जब आर्टिकल 19 के क्लास 2 में कोई ग्राउंड्स हो, और उस समय ऐसा कोई ग्राउंड्स नहीं था। तो पहला ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 3 ग्राउंड्स को जोड़ा गया, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस एंड विच अफेक्ट द फ्रेंडली रिलेशंस। इसका मतलब आज की डेट में, यानी पहले संविधान संशोधन के द्वारा यह बता दिया गया कि अब आप ऐसी कोई बात नहीं करोगे जो हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को समाप्त करता हो या कम करता हो। इसका मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है, जो मैत्रीपूर्ण संबंध है, यूएस के बीच में आपके जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं, यूके के बीच में आपके फ्रेंडली रिलेशंस हैं, अब आपके द्वारा ऐसी कोई बात नहीं बोली जा सकती है जिससे हमारे और उनके फ्रेंडली रिलेशंस अफेक्ट हो। तो इसके पीछे का बैकग्राउंड जो मैं बता रहा हूं वो ये अक्सर पूछा जाता है कि जब अमेरिका का पहला संविधान संशोधन हुआ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस को एब्सोल्यूट बनाया था, जबकि द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया, पहला संविधान संशोधन जो भारत का किया गया, वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया। आप देख रहे हैं, यानी मैंने आपको बताया कि यहां पे इस राइट्स को क्या किया गया, एब्सोल्यूट बनाया गया था इनकॉर्पोरेट करते समय, जबकि पहला संविधान संशोधन जो है वो इंडिया का, वो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को जो है वो कर्टेल करता है। इन 3 ग्राउंड्स इसमें जोड़ दिया गया। अगेन अब आप देखिए 1962 में इंडिया और
चाइना का वॉर हुआ है। इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होता है और इंडिया वॉज डिफीटेड। इंडिया जो है वो चाइना से हार जाती है। इस समय जो आपकी कम्युनिस्ट विचारधारा थी और कम्युनिस्ट विचारधारा और माओ की विचारधारा वो इंडिया में प्रिवेल करने लगी और इंडिया में प्रिवेल करी तो ऐसी स्थिति में जहां पे कम्युनिस्ट लोग थे इंडिया के भीतर, यानी साउथ की बात करूं तो उन्होंने डिमांड शुरू करी द्रविड़िस्तान की। जैसे आप खालिस्तान के बारे में सुनते हैं आप की डिमांड हो रही है आज, उसी तरीके से ये जो साउथ का पार्ट है यहां पे द्रविड़िस्तान यानी द्रविड़ साउथ में उनके लिए एक अलग राष्ट्र हो, जिन्होंने कहा कि द्रविड़िस्तान यानी हिंदुस्तान से भारत से अलग एक देश हो जो द्रविड़िस्तान के तौर पर, जैसे खालिस्तानी जो है वो डिमांड करते हैं कि एक अलग देश बनाया जाए, उसी तरीके से द्रविड़िस्तान की मांग हुई। कम्युनिस्ट विचारधारा जो है वो इंडिया में बढ़ने लगी क्योंकि इंडिया अभी चाइना से हारा है, उसका ग्रिप जो है वो कम हुआ है, तो ऐसे माओ के थॉट्स और कम्युनिस्ट थॉट्स जो है इंडिया में प्रिवेल करना शुरू कर दिए। और ऐसी स्थिति में यह विचार किया गया कि यदि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर यदि कोई व्यक्ति बोलता है और वो कन्विंस करता है, कन्विंस कर रहा है, ना तो उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, ना ही उससे इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस हो रहा है, यानी उसके द्वारा कोई हिंसा या लोक व्यवस्था को बिना बिगाड़े हुए यदि ऐसी कोई बात कर रहा है जो अपने लोगों को कि भारत से अलग एक देश होना चाहिए, द्रविड़िस्तान होना चाहिए, और ऐसी बातों को बोल करके वो लोगों को कन्विंस कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है। क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल 19(1)(a) पर जो रिस्ट्रिक्शन इंपोज करोगे वो तभी हो सकता है जब उसका ग्राउंड आपका आर्टिकल 19 क्लास 2 में हो, और यहां पे ऐसी कोई ग्राउंड नहीं है। यदि कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से किसी दूसरे व्यक्ति को कन्विंस करके ये अलग हिंदुस्तान की मांग कर रहा हो, यानी द्रविड़िस्तान की मांग कर रहा हो, तो 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया आर्टिकल 19 क्लास 2 में। 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यह जोड़ा गया कि नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल इंटीग्रिटी यानी यदि आपके द्वारा कोई बात ऐसी बोली जाएगी जो भारत की अखंडता के विरुद्ध होगी, से अलग होगी, के विपरीत होगी, तो ऐसी स्थिति में अब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो यहां पे नेशनल इंटीग्रिटी शब्द जो है वो ऐड किया गया। तो वर्तमान की जो स्थिति है आपके आर्टिकल 19 क्लास 2 के अंतर्गत, 19 क्लास 2 के अंतर्गत मैंने आपसे बताया कि नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में आप बात नहीं कर सकते हो। दूसरा, किसी का डिफेमेशन आप नहीं कर सकते हो।
डिफेमेशन नहीं हो सकता है, कंटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं आप कोर्ट का, कंटेम्प्ट नहीं किया जा सकता है, फ्रेंडली रिलेशन के अगेंस्ट फॉरेन जो स्टेट्स हैं उनके फ्रेंडली रिलेशंस को अफेक्ट करने वाली बात नहीं कर सकते आप, नेशनल इंटीग्रिटी, इंडिया की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट आप कोई बात नहीं कर सकते, डिसेंसी एंड मोरालिटी के अगेंस्ट कोई बात नहीं हो सकती, डिसेंसी एंड मोरालिटी के अगेंस्ट कोई बात नहीं की जा सकती है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा, किसी का अपमान नहीं किया जा सकता है, नेशनल सिक्योरिटी, आर डिफेमेशंस ऑफ एनी इंडिविजुअल्स, आर कंटेम्प्ट, आर फ्रेंडली रिलेशंस, आर इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। एंड पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर यानी वर्तमान में आज की डेट में देखें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 क्लास 2 के अंतर्गत इतने सारे ग्राउंड्स हैं जिस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया जा सकता है, और जो इनिशियली ये ग्राउंड्स नहीं थे, मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 19 क्लास 2 में 2 बार संशोधन किया गया, पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और दूसरा 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963, ये पहला संविधान संशोधन और 16वां संविधान संशोधन, और इसी पहले संविधान संशोधन के द्वारा आपका रीजनेबल शब्द भी आया है, यानी ये एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया, जुडिशरी के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था द फर्स्ट टाइम कि आर्टिकल 19 क्लास 2 के अंतर्गत पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो पहला ही संविधान संशोधन आर्टिकल 19 के क्लास 2 में किया गया था, और जहां पे पब्लिक ऑर्डर्स को जोड़ा गया, इंसाइटमेंट ऑफेंस को जोड़ा गया और फ्रेंडली रिलेशंस को अफेक्ट करने वाले बात को जोड़ा गया, जो कि नेहरू लियाकत पैक्ट्स को अफेक्ट करने वाली बात बोली थी हमारे संघ के प्रमुख श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। और दूसरा 16वां संविधान संशोधन किया गया 1963, और 1963 में सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट यदि कोई बात की जा रही है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, संप्रभुता और अखंडता के अगेंस्ट यदि कोई बात की जाएगी इंडिया के, तो ऐसी स्थिति में वो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंतर्गत रिस्ट्रिक्टेड होगा। और यही बात हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस को ओथ के लिए रखा गया, वहां पे भी जोड़ा गया कि जब वो ओथ लेंगे तो ओथ लेते समय किसका शपथ लेंगे, भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे, अक्षुण्ण रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि अब आप ऐसी कोई बात नहीं बोल सकते हैं जो हमारी एकता और अखंडता को समाप्त करती हो। तो मैं आपसे यह कह रहा था, अभी तो मैं सिर्फ आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में बात किया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में सिर्फ मैंने आपसे यह बात की कि हमारा आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम्स के बारे में बात कर, इनिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन में था वो 7 फ्रीडम्स के बारे में बात किया गया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, पीसफुल असेंबली, और किस बात की फ्रीडम्स है आपको, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स की है, फिर किसके बाद है फ्रीडम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एसोसिएशन, फॉर्म ऑफ एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, डी में जो है मूवमेंट्स का है, ई में जो है वो रिजाइड करने का है, और एफ जो था वो फंडामेंटल राइट से हटा करके उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में पहुंचा दिया गया, यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्यों पहुंचाया गया, अभी मैं 2 मिनट में क्लियर करता हूं। और जी जो है वो कोई भी बिजनेस को कैरी कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, ऑक्यूपेशन कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यही बात फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द प्रेस, वहां फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो उस राइट को एब्सोल्यूट राइट बनाता है
जबकि हमारा पहला संविधान संशोधन हमारे फंडामेंटल राइट्स में इस फ्रीडम को क्या करता है, कर्टेल करता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वहां का संविधान उसे अनन्य बना दिया पहला ही संविधान संशोधन करके, और आपका संविधान पहला ही संविधान संशोधन करके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट करता है। इतनी बातें आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, और आर्टिकल 19(1) पे ही रहेंगे आज। तो अब यहां पे ये जो राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये अधिकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अधीन है। रीजनेबल, और रीजनेबल शब्द कब प्रयोग कब किया गया, कब जोड़ा गया इसे, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया रीजनेबल शब्द को, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो कोई चीज रीजनेबल कब होगी, कोई बात जो है वो रीजनेबल कब होगी, इसके कुछ टेस्ट हैं, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। यानी कोई रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल कब होगा, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। द फर्स्ट पैरामीटर इज व्हेन एनी रिस्ट्रिक्शन इज रीजनेबल, द फर्स्ट टेस्ट इज द रूल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। रूल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यानी क्या होना चाहिए, रीजनेबलनेस डिमांड द प्रोपोर्शनैलिटी। रीजनेबलनेस जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी को डिमांड करती है। जैसे गांव में कहा जाता है ना, ककड़ी के चोर को कनेठी ही पर्याप्त, ये एक मुहावरा है आपके यहां। ककड़ी के जो चोर है उनको कनेठी ही क्या होती है, सफिशिएंट है। इट मींस देयर इज अ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी आपके जो कार्य है और आपको जो पनिशमेंट मिल रहा है उनमें क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। यदि मैंने आपके यहां अमरूद तोड़ लिया, आपके पेड़ का आम तोड़ लिया और उस पर आपने मेरा हाथ काट लिया, तो यहां पे जो पनिशमेंट है वो क्या है, डिस्प्रोपोर्शनल है। ये कैसा है, इसका मतलब ये है कि आपके कार्यों की जो ग्रेविटी है, जो ऑफेंस की ग्रेविटी है, उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। दैट इज द रूल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसी तरीके से आप जो रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहे हो, वो रिस्ट्रिक्शन भी कैसा होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए बेटा। दूसरी चीज, इसका मतलब कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन कैसा नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, तभी तो रीजनेबल होगा आपका। आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। दूसरा, रीजनेबलनेस इज एन ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। यहां पे रीजनेबलनेस जो है वो कैसा होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसका मतलब आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए। पहली चीजों में आपको बताया कि सिंपल सी बात है। अब देखो जरा, ये क्या है, ये है पब्लिक पीस। ये क्या है, पब्लिक पीस है। ये क्या है, पब्लिक ऑर्डर है। बोलो भाई, ये पब्लिक पीस है और ये क्या है आपका, पब्लिक ऑर्डर है। ये क्या है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी। जरा देखो, पब्लिक पीस यदि आपका डिस्टर्ब होगा इन अ वाइडर सेंस, तो ये पब्लिक डिसऑर्डर होगा। क्या होगा, और पब्लिक डिसऑर्डर इन अ वाइडर सेंस होगा तो ये क्या होगा, नेशनल सिक्योरिटी को एंडेंजर करेगा। मेरी बात आप समझ पाए। इसका मतलब पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इज द स्मॉलर टर्म देन दैट ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, यानी लोक व्यवस्था। और यदि ये डिसऑर्डर होता है तो ये डिसऑर्डर यदि वाइडर टर्म में हो तो क्या हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी। अब बात समझिए आप, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। इसका मतलब कि यदि ऐसी कोई बात है जो पब्लिक पीस को रिस्ट्रिक्ट कर रही हो, जो आप डिस्टर्ब कर रहे हो उसको रिस्ट्रिक्शन लगाना हो, या जो पब्लिक डिसऑर्डर कॉज कर रहा है वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाना है, या जो नेशनल सिक्योरिटी को एंडेंजर कर रहा है वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाना है। देख रहे हैं आप, इसका मतलब यहां का जो रिस्ट्रिक्शन होगा वो कम होगा। बोलो, यहां का जो रिस्ट्रिक्शन होगा उससे ज्यादा होना चाहिए, और यहां का जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए।
इट मीन्स प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मेरी बात आप समझ पाए? यदि आपके बोलने से पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रही है तो उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। आपके बोलने से पब्लिक डिसऑर्डर हो रहा है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना है। आपके बोलने से नेशनल सिक्योरिटी इंडेंजर हो रही है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना है। तो सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन कहां लगेंगे? नेशनल सिक्योरिटी पे। इसका मतलब क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी ए प्रोपोर्शनैलिटी। क्या होना चाहिए? क्लियर है या नहीं है? इसका मतलब कि रिस्ट्रिक्शन। अब आप जरा उल्टा कर दो इसका मतलब डिस्प्रोपोर्शनल कर दो। आप ऐसी कोई बात बोल रहे हो जिससे नेशनल सिक्योरिटी इंडेंजर हो रही है, उस पर एक छोटा सा रिस्ट्रिक्शन आपने लगाया हुआ है, और जिससे पब्लिक पीस जो है आपकी क्या हो रही है? डिस्टर्ब हो रही है। थोड़ी सी जनता आपकी डिस्टर्ब हो रही है, उस पर आपने इतना बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। ये डिस्प्रोपोर्शनल हो गया। क्या हो गया? इसका मतलब ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो रीजनेबल नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहां पे जो भी रिस्ट्रिक्शन आप इंपोज कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगेन ये जो रिस्ट्रिक्शन मैं आज आपको समझाऊंगा, अभी सिर्फ आप रीजनेबल 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 करते हैं। आज रीजनेबल का मायने समझिए कि रीजनेबल का मतलब क्या होता है। ठीक है ना? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मीन्स व्हाट? दूसरी चीज, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में रीजनेबल वर्ड जो है रीजनेबल, ये क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होता है। कैसा होगा? ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए बेटा। कैसा नहीं होना चाहिए? इट शुड नॉट बी सब्जेक्टिव। यानी व्यक्ति विशेष के ऊपर जो आप रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहे हो ये उसके लिए रीजनेबल है या नहीं इससे मैटर नहीं करता है। वो ऑब्जेक्टिवली कैसा होना चाहिए? आपका रीजनेबल होना चाहिए। यानी कि कोई जो टेस्ट करेंगे आप किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर रिस्ट्रिक्शन का नहीं देखेंगे, यानी ऑब्जेक्टिवली देखेंगे कि लोगों के ऊपर कैसा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इसका मतलब क्या है कि लोग उस रिस्ट्रिक्शन के बारे में क्या समझते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आपने लगाया, कहा कि नहीं साहब हमारे ऊपर तो क्या है, ये बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है ना। लोगों की ओपिनियन क्या है उस रिस्ट्रिक्शन के बारे में, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या है उसका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी रिस्ट्रिक्शंस हैज टू बी डिटरमाइंड इन ऑब्जेक्टिव मैनर और इन इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्संस। यानी वो जो टेस्ट है वो किसके बारे में होना चाहिए? पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। किसके बारे में होना चाहिए रिस्ट्रिक्शन? पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में होना चाहिए। समझ पाए आप? नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्सन अपॉन whom द रिस्ट्रिक्शंस आर imposed अपॉन द, ठीक है, abstract कंसिडरेशन। मैं आपसे कह रहा हूं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं उससे डिटरमाइन नहीं करेंगे, उस रिस्ट्रिक्शन से पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक इन जनरल को क्या बेनिफिट हो रहा है, इस हिसाब से आप उसे देखेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? अगेन रीजनेबलनेस इंक्लूड द प्रोविजन। अगेन रीजनेबलनेस पहली चीज बताया क्या डिमांड करता है? प्रोपोर्शनैलिटी का। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया? रीजनेबलनेस जो है वो कैसी होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइंड होनी चाहिए। अगेन मैंने आपसे क्या कहा कि रीजनेबलनेस और रिस्ट्रिक्शन इंक्लूड द प्रोविजन। रिस्ट्रिक्शन जो है वो क्या करता है? प्रोविजन को इंक्लूड करता है। इसका मतलब कि जहां पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वहां पे रीजनेबल प्रोविजन भी हो सकता है। इट मींस द रिस्ट्रिक्शन इंक्लूड द प्रोविजन। ये समझिए इसका क्या मतलब हुआ। ये आपके फंडामेंटल राइट्स में ही आपको मिल जाएंगे। आपके जब आप आर्टिकल 19 पढ़ते हो बेटा, तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 में जाओ। कहां पे जाएंगे आप? क्लॉज 6 में जाएंगे। जब क्लॉज 6 में कह रहा है कि कोई भी ट्रेड बिजनेस ऑक्यूपेशन करने का क्या है आपको, ये है या नहीं है? ये देखो जरा 19(1)(g) यही तो कहता है एनी ट्रेड, और इसका जो रिस्ट्रिक्शन है वो कहां पे है? रिस्ट्रिक्शन कहां पे है? 19 क्लॉज 6 में। तो जरा देखिए यहां पे कोई भी ट्रेड करने का आपके पास है, कोई भी बिजनेस करने का आपके पास क्या है? फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम है आपके पास, लेकिन इसका रिस्ट्रिक्शन है कहां पे? यहां पे रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन इंक्लूड द प्रोविजन। रिस्ट्रिक्शन इंक्लूड, इसका मतलब कि स्टेट जो है वो रिस्ट्रिक्शन ना लगा करके किसी बिजनेस को क्या कर सकती है? प्रोहिबिट कर सकती है। क्या कर सकती है? प्रोहिबिट कर सकती है। क्या सार लो कर सकती है? अब तुम गांजा की खेती कर सकते हो विदाउट टेकिंग द लाइसेंस, यू कैन नॉट कल्टिवेट दिस टाइप ऑफ। तो कह दीजिए कि सर हमको अफीम बना के बेचना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ अफीम खूब पैदा होती है और इस तरीके से हम पूरा का पूरा क्या करेंगे? अफीम बनाएंगे। ऐसा बिजनेस आप नहीं कैरी कर सकते हो।
इससे प्रॉफिट किया है स्टेट ने, क्या किया है? यहां पे रिस्ट्रिक्शन इंक्लूड प्रोविजन, रिस्ट्रिक्शन इंक्लूड प्रॉफिट्स। इसका मतलब उसकी हाईएस्ट डिग्री है रिस्ट्रिक्शन की। इसका मतलब दिस टाइप ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी कैरीड ऑन, इसे नहीं कैरी किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं आप? लीकर्स को बना करके नहीं बेच सकते हो अनलेस और अनटिल यू गेट द लाइसेंस, यानी स्टेट जब तक उस बात की अनुमति नहीं देगा तब तक ऐसा बिजनेस आप नहीं। इसका मतलब क्या किया गया है? प्रोविजन किया गया कि इस तरीके से आप उसे नहीं कर पाओगे। क्लियर है कि नहीं है? तो अब आपको मैं क्या बता रहा हूं, पहली चीज जो है रिजनेबलनेस, वो किस बात की डिमांड करता है? प्रोपोर्शनैलिटी की। दूसरी चीज जो है रिजनेबलनेस किस बात की डिमांड करता है? किसकी? ऑब्जेक्टिवली, यानी रिजनेबलनेस एन ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये कैसा होगा आपका? ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होगा। और तीसरा जो है ये किसको इंक्लूड कर रहा है? किसको इंक्लूड कर रहा है? प्रोविजंस को। मैंने आपको बता दिया कि जो भी आपके नार्कोटिक्स ड्रग्स हैं उनको आप कल्टीवेट नहीं कर सकते हो, उससे प्रोवाइड कर सकता है स्टेट। कर सकता है, नहीं कर सकता है? कोई भी ऐसा बेटा, अब आप जो है ये गन फैक्ट्री आप खोल लो, ऐसा बिजनेस आप चलाना चाहते हो जो गन फैक्ट्री के तौर पर है। कैसा है आपका? गन फैक्ट्री के तौर पे। या आप क्रैकर्स की फैक्ट्री आप रख लो किसी रेजिडेंशियल प्लेस पर, इट इज प्रॉफिटेड। ये क्या है? प्रॉफिटेड। इस तरीके के बिजनेस को आप कैरी नहीं कर सकते। ट्रैफिकिंग इन वुमेन और गर्ल्स फॉर द इलीगल पर्पसेस, ये ऐसा बिजनेस है, ऐसा बिजनेस कर सकते हैं आप, इट इज प्रॉफिटेड। ये क्या है आपका? प्रॉफिटेड डिग्री है। बोलो भैया, है या नहीं है? यहां पे जो रिजनेबलनेस है वो रिजनेबलनेस किस पर है? रिजनेबलनेस ना ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, रिजनेबलनेस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, नॉट द लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको। इसका मतलब यहां पे जो रिजनेबलनेस होनी चाहिए किस पर होनी चाहिए? रिस्ट्रिक्शन पे होनी चाहिए, लॉ पर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सर लॉ जो बनाया है वो रिजनेबल है। लॉ जो बनाया है वो क्या है आपका? रिजनेबल है। हमारा जो रिजनेबिलिटी है वो कहां पर है? रिस्ट्रिक्शन पे। कि साहब आपने जो लॉ बनाया है और उस लॉ के थ्रू जो रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया है वो आपका रिजनेबल है या नहीं, ये मैटर है यहां पे। ये समझिए जरा, मैंने आपसे क्या कहा कि रिस्ट्रिक्शन किस पर होना चाहिए? ये सॉरी, रिजनेबल क्या होना चाहिए आपका? ये आपका रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, नॉट अ लॉ। किस बात पर? नॉट अ लॉ। मेरी बात आप समझ पाए? इसका मतलब लॉ आपका क्या हो सकता है? रिजनेबल हो सकता है, लेकिन यदि रिस्ट्रिक्शन रिजनेबल नहीं है तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। रिस्ट्रिक्शन रिजनेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो यू हैव नो एनी डिफेंस। The law which is enacted by the parliament or legislature is a fair or a reasonable. No, not at all. यहां पे the law which impose the restriction must be reasonable. That's all. क्या होना चाहिए? बात समझ पाए आप? तो लॉ आपका क्या होना चाहिए? फेयर है। अनफेयर इससे मतलब नहीं। रिस्ट्रिक्शन जो उससे पैदा हुआ है वो क्या है आपका? रिजनेबल होना चाहिए। रिजनेबलनेस बोथ सब्सटेंटिव और प्रोसेसुरल। क्या होना चाहिए बेटा? ये जो, अब जरा देखिए, ये जो रिजनेबलनेस है आपकी, वो रिजनेबलनेस सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोविजन के लिए नहीं, सब्सटेंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल होना चाहिए। इसका मतलब यदि ये रिस्ट्रिक्शन किस पर लगा है? प्रोसीजर पर लगा है, इट मस्ट बी रिजनेबल, इट मस्ट बी रीजनेबल। सब्सटेंटिव क्या एंड कैसा? प्रोसीजरल। दोनों पे क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। दोनों पे क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। ये बात समझ पाया? अब जरा आप लोग तो प्रोसीजरल मैटर को देखो, वहां पे ये कह रहा है, जहां पे भी आप प्रोसीजर पढ़ रहे हो, जहां पे भी रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर इंपोज किया गया है, ये सोसाइटी में भी रिस्ट्रिक्शन हो सकता है और प्रोसीजर में भी हो सकता है। कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने जाता है, जब मैं आपको अरेस्ट पढ़ा रहा था विदाउट वारंट, तो वहां पे आपको मैंने बताया था कि व्हेन ही गेट द रीजनेबल इंफॉर्मेशन, क्या लिया हुआ है उसने? कोई रीजनेबल इंफॉर्मेशन मिली है, तभी वो क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकता है। और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और रीजनेबल सस्पिशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और रीजनेबल सस्पिशन और
और रीजनेबल कंप्लेंट। तो यहां पे वर्ड आया है कि नहीं, रीजनेबल सस्पिशन बिलोंग करनी चाहिए। तो रीजनेबल सस्पिशन का मतलब क्या हुआ बेटा? रीजनेबल का मतलब समझ पाए यहां पे? नहीं, रीजनेबल का मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसका। अभी अभी पढ़ाया मैंने आपको, क्या बताया कि रीजनेबिलिटी डिमांड्स ऑब्जेक्टिवनेस। इसका मतलब क्या हुआ? आप कहते हो, आप पुलिस ऑफिसर हो और आपने कहा कि मुझे सस्पिशन है कि यक्स जो है उसने ऐसा ऑफेंस किया, इसलिए मैंने इसको अरेस्ट कर लिया। तो चलो हटो, तुम अपनी जगह से हटो, मैं एक प्रूडेंट पुलिस ऑफिसर को यहां खड़ा करूंगा और उसके सामने वही पोजीशन रखूंगा। क्या उसको भी सस्पिशन होता है उस बात को देखने की बात की नहीं होता है? मेरी बात आप समझ पाए? ये बात नहीं समझ पाए आप? जैसे मान लो ये जो है ये पुलिस ऑफिसर है और पुलिस ऑफिसर यक्स को अरेस्ट कर लिया और कहता है कि आई हैव अ रीजनेबल ग्राउंड्स, आई हैव अ रीजनेबल सस्पिशन। मुझे क्या है? रीजनेबल सस्पिशन है। चलो, तो रीजनेबल है तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप जरा हटिए थोड़ी देर के लिए। तो और यहां पे मैंने एक दूसरे पुलिस ऑफिसर को रखा। क्या रखा? और जो केस थी इनके सामने वही इनके सामने रखी गई। तो क्या इनको भी सस्पिशन हो रहा है कि इसने ऑफेंस किया है कि नहीं किया हुआ है? यदि है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव है कि जो ये सोच रहे हैं यही ये सोच रहे हैं और यही ये सोच रहे हैं। बोलो बेटा, इसका मतलब ये जो सस्पिशन है वो रीजनेबल है। और यदि सिर्फ यही सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहा है, ये पुलिस ऑफिसर नहीं सोच रहा है, ये पुलिस ऑफिसर नहीं सोच रहा है, ये नहीं सोच रहा है, इसका मतलब ये सब्जेक्टिव है। तो मैंने आपसे बताया कि रीजनेबलनेस डिमांड्स ऑब्जेक्टिवनेस। इसका मतलब टेस्ट आपका सब्जेक्टिव नहीं है, आप जिसको मन चाहे उसी को उठा लोगे आप। इसका मतलब क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिवली लोग जो है वो क्या करें उसके बारे में सस्पिशन करें। तो ये प्रोसीजर का मैटर है या नहीं है? क्या होना चाहिए? प्रोसीजर जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। मेनका गांधी के केस में बताया गया कि नहीं बताया गया? बोलो भैया, कैसा होना चाहिए? जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। तो रीजनेबल का मतलब यहां समझ पाए, जो रीजनेबलनेस आपको बता रहा हूं आपको। रीजनेबलनेस का मतलब प्रोपोर्शनैलिटी, रीजनेबल का मतलब ऑब्जेक्टिवनेस, रीजनेबल का मतलब कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपका प्रोविजन को भी इंक्लूड करेगा। बात समझ पाए आप? नहीं समझ पाए? Reasonableness demand the proportionality, reasonableness demand the objectiveness, reasonable restrictions includes the provisions, and it is the subjective, it is a substantive as well as procedural। यानी substantive मैटर पर भी हो सकता है और procedural मैटर पर भी होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रीजनेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो यहां पे आपने देखा आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाए गए हैं, कहां से कहां तक? 2 से लेकर के, कहां से? 2 से लेकर के 6 तक जो रिस्ट्रिक्शन आपका बताया गया है, ये जरा आप समझ लो जरा। यहां पे आर्टिकल 19 का क्लास 1 ए से लेकर के कहां तक है? जी तक। और इसमें से एफ को गायब कर दिया गया है। एफ को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के द्वारा इसे कहां रख दिया गया? 300 ए में। पहले ये फंडामेंटल राइट था, अब ये क्या हो चुका है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया है। यूपीएससी वालों ध्यान दो, यहां पे इसे अब लीगल राइट्स यूपीएससी ने माना है इसे। यानी प्रॉपर्टी का जो राइट है वो कैसा राइट है आपका? लीगल राइट है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में कहां है? 300 ए में है ये। ठीक है ना? मैं अगेन फिर आपसे बता दे रहा हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि आपके यहां लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो आप लीगल राइट्स को हिट करेंगे, क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी इसको मान चुका है। यदि लीगल राइट नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि इनके जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कहां से कहां तक है? आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 से लेकर के 6 तक है। यस और नो? अब जरा बेटा मैं एक चार्ट बना रहा हूं, जल्दी जल्दी आप बताइएगा फटाफट, एक बार सब समझ ले। और यहां पे 1 ए रिस्ट्रिक्शन बी सी डी ई, एफ तो गायब हो गया, जी। चलिए, ए का रिस्ट्रिक्शन कहां पे है? 19 क्लॉज 2 में। बी का कहां पे है? 3 में है। इसका कहां है? 4 में है। इसका कहां है? यही तो है। हाँ, ये 1 में हो गया, ये 3 में हो गया, ये कहां हो गया? 4 में हो गया। ये कहां है आपका? और ये? हाँ, दोनों का होगा ना? यस, ठीक है ना? तो इसका रिस्ट्रिक्शन यहां पे है, इसका रिस्ट्रिक्शन यहां पे है, इसका रिस्ट्रिक्शन यहां पे, इसका रिस्ट्रिक्शन यहां पे है।
बोलो। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो रिस्ट्रिक्शन है वो कहां पे है? 19 क्लॉज 2 में है, ठीक है। और ये रिस्ट्रिक्शन कैसा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? और रीजनेबल कब होगा? जब मैंने ये बता दिया टेस्ट फॉलो कर पाएंगे तो ये रीजनेबल होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? वो रीजनेबल नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। इसका मतलब सिंपली बात है, यदि कोई रिस्ट्रिक्शन आर्बिट्रेरीली लगाया जा रहा है, इसका मतलब वो रीजनेबल नहीं है। क्या नहीं है आपका? रीजनेबल नहीं है। इसका मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो सब्जेक्टिव है, इसका मतलब वो क्या नहीं है? रीजनेबल नहीं। नहीं समझे? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं इसका, ये जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल है वो जरा समझ लीजिए क्या है, ठीक है। यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है, खड़ा है मान लो, और ये मिरर है। क्या है? मिरर है। और ये अपने आप को अक्षय कुमार समझता है, ठीक है ना। खड़े होकर के मिरर में सामने खड़ा हुआ है और खड़ा होकर के अपने को क्या समझ रहा है? अक्षय कुमार समझ रहा है। अपने आप को मोदी समझने लगे हैं और अपने आप को ये कुछ भी समझ रहे हैं, है ना। लेकिन लोग जो उसे देख रहे हैं वो वही देख रहे हैं कि वो यक्षी खड़ा हुआ है। तो ये अपने आप को अक्षय कुमार मान रहा है, लेकिन बाकी लोग जो उस मिरर को देख रहे हैं, उस पिक्चर को देख रहे हैं, वो यही मान रहे हैं कि वो यक्ष खड़ा हुआ है। मेरी बात समझ पाए? तो इसका अपने आप को अक्षय कुमार मानना, ये क्या होगा? सब्जेक्टिव होगा। बाकी लोग मिरर की इमेज देख करके ये बता रहे हैं कि मिस्टर यक्ष खड़ा हुआ है, तो तुम्हारे सोचने से काम नहीं चलेगा। तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? अपने आप को यदि आप आलिया भट्ट समझ लें, आप कैटरीना कैफ समझ लें या अक्षय कुमार समझ लें, इससे काम नहीं चलने वाला है। ये सब्जेक्टिव थॉट्स है। क्या है? मैं आपके बारे में सोच लिया कि आप ही जो है ऑफेंस को कमिट किए, ये सब्जेक्टिव है। ये क्या है? कि लोग ये समझ पा रहे हैं कि मैंने ऑफेंस किया, ये ऑब्जेक्टिव है। बोलो। जैसे इंडिया का जो कोच है, इंडिया का कोच ये है, वो ये सोच रहा है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो नहीं खेल पाए क्योंकि बारिश हो गई। बोलो बेटा। लेकिन वर्ल्ड के जितने लोग मैच देख रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि यार इन लोगों ने बैटिंग अच्छी नहीं करी। तो ये कोच का जो थॉट्स है वो कैसा है? सब्जेक्टिव थॉट्स है। तुम किसी व्यक्ति के बारे में पर्टिकुलर क्या सोच रहे हो, किसी चीज के बारे में, लेकिन उसी बात को लोग क्या सोच रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ? तो यहां पे जो टेस्ट है रिस्ट्रिक्शन का, वो कैसा होना चाहिए? पब्लिक एट लार्ज को इंटरेस्ट को ध्यान में रखे हुए देखा जाएगा, ठीक है ना। यहां पे जो क्लॉज 2 में आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया जाएगा, क्लियर है या नहीं है? हो गया। तो मैंने आपसे कहा कि रिस्ट्रिक्शन कैसा होना चाहिए बेटा? रीजनेबल होना चाहिए। तो आर्टिकल 19 क्लास 1 के अंतर्गत ये बात आई। अब जरा देखिए कुछ इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बारे में, कुछ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में मैं बताऊं आपसे। देखिए, ये जो प्रेस है आपका, वो यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के पहले की बात आप लेके आइए, इसको हटा दीजिए थोड़ी देर। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है आपका? 1600 में ये भाई साहब आ जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हो जाता है। उस समय यहां पे मुगल साहब हैं, ठीक है। अकबर द ग्रेट 1600 में बना, तो 1608 में स्टैब्लिश होती है सूरत में पहली फैक्ट्री आपकी, है ना। चलिए छोड़िए उसको। कहने का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड इन 1600 AD, वहां पे आए। और फिर उसके बाद 1757 और 1764 बैटल ऑफ प्लॉसी एंड बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध होता है। और उसके बाद धीरे धीरे ये अपनी सत्ता को क्या कर लेते हैं? इंडिया में स्थापित करते हैं। चलिए, मुझे यहां तक अब कुछ नहीं करना है। यानी आपने प्लासी को देख लिया, प्लासी के बाद से आपने बक्सर का युद्ध देख लिया, और फिर उसके बाद इसका मतलब कि अब ये क्या कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिवली परफॉर्म करने। एक ट्रेडिंग कंपनी बन करके आए थे और इंडिया में क्या कर रहा है आपका? इंडिया में क्या करना शुरू कर दिया है? एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। बिजनेस करने आए थे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालना शुरू कर दिया है 150 साल के बाद से, है ना। अब उसके बाद तो अंग्रेजों के प्रति जब
हमारे यहाँ के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा तो अंग्रेजों के प्रति जो है हमारे कुछ लोग जो है वो मुखर होना शुरू किए, बोलना शुरू किए। बोले भैया, शुरू हुए। तो 1860 में बेटा देखो, 1860 में आपके यहां, और उसके पहले चले थोड़ा सा, 1857 में आपके यहां वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ, 1857 का विद्रोह। 1860 में आईपीसी आपकी ड्राफ्ट हो गई और उस पर कंसेंट मिल गई, और 1862 में आईपीसी को लागू कर दिया गया। 1 जनवरी 1862 में आईपीसी को लागू कर दिया गया। लेकिन आईपीसी में सेडिशन वर्ड नहीं यूज किया गया था, सेडिशन शब्द नहीं था। यहां पे 1870 में सेडिशन को जोड़ा गया आईपीसी की धारा 124A के अंतर्गत। 124A was inserted in 1870। 1870 में सेडिशन शब्द को जोड़ा गया। सेडिशन का मतलब जो भी कोई व्यक्ति बोले गए या लिखे गए शब्दों के द्वारा, बाय वर्ड्स आर स्पोकन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और बाय साइंस, ठीक है, कंटेम्प्ट, हैट्रेड और डिसअफेक्शन, क्या करता है? कंटेम्प्ट करता है, या कोई हैट्रेड घृणा, या डिसअफेक्शन या अप्रीति पैदा करता है। किसके प्रति? ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति। किसके प्रति? ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति। बोलो भैया, तो वो बात सेडिशियस मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? सेडिशियस मानी जाएगी। ये वहाबी मूवमेंट चल रहा था। वहाबी मूवमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उनकी बातों को सप्रेस करने के लिए, उनकी बातों को दबाने के लिए ये प्रोविजन लाया गया, ठीक है ना। इसका मतलब द फर्स्ट टाइम दिस वाज टू सप्रेस द डिसेंट ऑफ द इंडियन पीपल्स। मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको आर्टिकल 19(1) का बता रहा हूं, ठीक है। तो 1870 में पहली बार यह प्रयास किया गया कि अब ऐसी कोई बात बोली जाएगी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ होगी, उसके प्रति घृणा पैदा करेगी, उसके प्रति अवमान पैदा करेगी, उसके प्रति अप्रीति पैदा करेगी, तो वो बात क्या मानी जाएगी? सेडिशियस मानी जाएगी। और सेडिशन वर्ड जो यूज किया गया वो राजद्रोह है, जबकि ये राजद्रोह नहीं है। राजद्रोह का मतलब ट्रीजन होता है। क्या होता है? ट्रीजन, राजद्रोह, यानी राजा के प्रति, उसके मिनिस्टर के प्रति, उसकी फैमिली के प्रति यदि कोई बात बोली जाए, उसके विरोध में कोई बात बोली जाती है, उसके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी की जाती है, दैट इज अ ट्रीजन। हमारे यहां वर्ड यूज किया गया सेडिशन, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ यदि आप कोई बात बोलोगे। चलो 1870 में यह बात आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 1870 में सेडिशन के प्रोविजन को जोड़ दिया गया। बोलो भैया, जोड़ा गया। चलिए अब देखिए, इसी सेडिशन के प्रोविजन से हमारे यहां बाल गंगाधर तिलक जो हैं, वो मराठा और केसरी, आपको पता है कि मराठा और केसरी 2 पत्रिकाएं निकालते थे महाराष्ट्र में, ठीक है, जो कि रेवोल्यूशनरीज मैगजीन्स थी। तो इनको जो है सेडिशन का चार्ज लगाया गया इनके ऊपर। किसके ऊपर? बाल गंगाधर तिलक के ऊपर, ठीक है। हमारे नोबल आइडियल्स हैं, हमारे आदर्श थे। और रीजन उसका क्या था कि जब एक बार पुणे में प्लेग फैला था, तो प्लेग फैलने के बाद अरेस्ट की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। रैंड एंड अरेस्ट, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, सर का लेक्चर सुनिए आप लोग, ठीक है। तो रैंड और आयर्स की जब हत्या की गई, तो इन्होंने अपनी पत्रिका में यह लिखा, और वो शिवाजी और अफजल खान की बात करी उन्होंने। किसकी? जिस तरीके से शिवाजी ने अफजल खान की क्या करी थी? मृत्यु कारित की थी। तो उन्होंने अपनी पत्रिका में लिखी, और उसी से प्रभावित होकर के जब उनकी हत्या कर दी गई, इसका मतलब समझ रहे? इसका मतलब यदि कोई भी एग्रेसर है, कोई आतताई है, यदि हमारे राज्य में अंदर आता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी क्या कर देनी चाहिए? हत्या कर देनी चाहिए। इस बात को कोरिलेट कर दिया गया कि ये जो हत्या कारित हुई है, ये उनके इस बात से हुई है, कोरिलेट हो गई। नहीं समझ पाए आप?
यानी जैसा कि उन्होंने शिवाजी ने मारा था, उसी तरीके से यहां एक व्यक्ति अंग्रेज को मार दिया। और वो कहां से प्रभावित हुआ, उसे मोटिवेशन कहां से मिला हुआ, इंस्पिरेशन कहां से मिली, इस बात से मिली कि हमारे यहां कोई अंग्रेज यदि इस तरीके से आकर के आताताई करे तो उसे क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। ऐसा इंस्पिरेशन लिया है। तो इस बात को करेक्ट करके उनके ऊपर क्या कर दिया गया, सेडिशन का चार्ज लगाया गया। बोलो भैया, सेडिशन का चार्ज लगाया गया और 6 साल की उन्हें मांडली की जेल, बर्मा, कहां पे, बर्मा है, और बर्मा की 6 साल की मांडली की जेल में जो है रख दिया गया, जहां पे बैठ करके उन्होंने गीता रहस्य लिखा। ठीक है, मांडली की जेल में बैठ करके गीता रहस्य लिखा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जेल में बैठ करके लिखी गई है, तुम लोग घर पे नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है ना। और इतनी बड़ी किताब और जेल में बैठ करके लिख डाले, ये ऐसे ही थोड़े नोबल आइडियल्स बने हुए हैं। ठीक है, उनका त्याग, बलिदान, संघर्ष। चलो फिर आप जरा देखिए 1922 में जो है भैया, 1922 में महात्मा गांधी के ऊपर सेडिशन का चार्ज लगता है। क्या लग रहा है, सेडिशन का चार्ज। ऐसे तमाम हमारे जो क्या थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे लीडर्स थे, जो आइडियल्स थे, उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया गया। द पर्पज ऑफ दिस वॉज टू सप्रेस द डिसेंट, द फर्स्ट थिंग इज। दूसरा देखो 1878, ये 1870 और 1878 में जो है, मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं आपको आर्टिकल 19 क्लास 1 के बारे में बता रहा हूं और उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बारे में बता रहा हूं, क्यों आपको ये एज ऑफ फ्रीडम के तौर पर मिली हुई है। जस्ट हैव अ पेशेंस। पेशेंस धर्म का एक लक्षण है। पेशेंस धर्म का क्या है, एक लक्षण है, और विद्यार्थी के सफल होने का मूल मंत्र है क्या, धैर्य। आप इसे समझिए, इस क्रोनोलॉजी को। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया हुआ है। क्या आया है, अभी तक क्या था, आपके बोलने पर आइदर स्पोकन और रिटन, आइदर स्पोकन और रिटन और एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन और थ्रू द साइन। अब 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आता है, और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या किया है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस बात को रोकता है, देशी भाषाओं पर है। इसका मतलब कि आपके द्वारा यदि कोई प्रेस, आपके द्वारा यदि कोई पैम्फलेट्स या कोई मैगजीन्स पब्लिश की जाती है तो उस पर एडिटर्स का नाम होगा, उस एडिटर का नाम होगा, उसका जो एडिटिंग करने वाली कंपनी है उसका नाम होगा, और उससे पहले सेंसर कराना होगा। किसके पास भेजना होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास वो सेंसर हो जाएगी, फिर उसके बाद वो पब्लिश होगी। इसका मतलब यदि उसमें कोई बात ऐसी हो जो कि एनार्की क्रिएट करे, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो, तो उस बात को सेंसर कर दिया जाएगा, फ्री सेंसर। बोलो, तो ये कौन आया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। इसका मतलब देख रहे हैं, एक तो आपको बोलने पर प्रतिबंध लगाया, इसका मतलब अब दूसरी तरफ क्या लगा रहा है कि अब आप उसके खिलाफ कोई बात लिख भी नहीं सकते हो। क्लियर हो रहा है, इसका मतलब देशी भाषाओं पर था। ये किस पर था, देशी भाषाओं पर, वर्नाक्युलर। और ये मेनली टारगेट किया गया था अमृत बाजार पत्रिका के लिए। किसके लिए, अमृत बाजार पत्रिका के लिए इसे टारगेट किया गया था। और मैं अक्सर बताता हूं कि अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात किस में कन्वर्ट कर दिया गया, इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया। इसका मतलब चलो तुम डाल मैं पात, ठीक है ना। और तुम लोगों से मैं 5 महीने से कह रहा हूं, 1 साल से कह रहा हूं ट्रांसलेशन करने के लिए, ठीक है, तो आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है। आज की डेट में यदि कह दिया जाए कि भैया एक पेज को ट्रांसलेशन करना है, तो आप लोग कहानी बता देंगे कि ऐसा है कि सब 3 दिन बाद रखते हैं ये बात। वहां रातों रात पूरी की पूरा जो पेपर्स है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। उनका जुनून आप देखिए, ठीक है। चलिए, तो ये 1878 में आ गया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आ गया। अब आप देख रहे हैं, आप मेरा कहने का मतलब ये है सिर्फ सिंपली कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम was inclined to suppress your thoughts, suppress your dissent। ये इस पर था या नहीं था, था। आप जरा देखिए 1922 में फिर महात्मा गांधी को चार्ज किया जा रहा है। इस तरीके से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारे लीडर्स थे, उनको क्या किया गया, इन बातों को दबाने का प्रयास किया गया। तो कुल मिलाकर के पूरी तरीके से
हमारे जो कांग्रेस के लीडर्स थे, जो हमारे अदर लीडर्स थे, वो एडमेंट थे कि हमको क्या देना है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, जो आर्टिकल 19 में हम पढ़ रहे हैं, ये बात कहां थी? आर्टिकल 13 में। और ये बात दिया गया था आर्टिकल 13 में, ये बात थी और बताया गया कि इस पर क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से स्वतंत्रता होनी चाहिए। और इसीलिए इसको हमने आर्टिकल 19 में लाया। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 में था, मैं बार बार कह रहा हूं। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे कहां है? आर्टिकल 19 1 में। तो बात समझ पाए आप? इसका मतलब हर व्यक्ति को क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में, डेमोक्रेसी में स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इट इज द पिलर्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी टू एनालाइज योर गवर्नमेंट, टू क्रिटिसाइज द परफॉर्मेंस ऑफ योर गवर्नमेंट। यदि आपको इस बात की स्वतंत्रता नहीं होगी तो आपकी डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र नहीं हो पाएगा। इसका मतलब उसकी जो स्ट्रांगनेस है वो कहां पे है? आप उसकी आलोचना में है, उसके एनालिसिस में, उसके विश्लेषण पर है, उसकी सत्यता की खोज में है। और जब तक ये अधिकार आपके पास नहीं होंगे तब तक लोकतंत्र जो है वो क्या नहीं हो सकता है? मजबूत नहीं हो सकता है। किसी भी डेमोक्रेसी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये जो राइट है, ये जो फ्रीडम है, वो क्या होना चाहिए? निश्चित तौर पे वहां के नागरिकों के द्वारा इंटरटेन किया जाना चाहिए। और इसी के लिए इसे क्या किया गया? हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेट किया गया। ये बात समझ पाए आप लोग? समझ गए? मैंने आपसे क्या कहा कि अब जरा देखिए, ये जो राइट है आपके, ये राइट अमेरिका में है, यहां पे है। कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस पर आप देखें, इंटरनेशनल कन्वेंशन में मैं आपसे बात करूं तो यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 19 में ही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन के बारे में बात किया गया है। कहां पे बात किया गया है? आर्टिकल 19 में ही है बेटा, यूडीएचआर, वहां पे भी है। और वहां पे भी पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी के बारे में रिस्ट्रिक्शन है। बोलो कहां पे? जहां पे अब बताने जा रहा हूं, आईसीसीपीआर, इंटरनेशनल कोवेनेंट, इंटरनेशनल कन्वेंशन, कोवेनेंट ऑन द कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। ये कब का है? 1966 का। ये कब का है? 1948 का है। यहां पे भी आर्टिकल 19, याद रखने में आसानी रहेगी आपको। यहां पे कौन है? आर्टिकल 19, यहां पे भी फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं। यूएसए में ये बात कहां है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया। कब लाया गया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और ये यूरोपियन कन्वेंशन, यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट की आर्टिकल 10, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 10 में यूरोपियन कन्वेंशन, यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट। इसका मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच और ओपिनियन के बारे में क्या किया गया है? प्रोविजन किया गया है। ठीक है? आर्टिकल 19 यूडीएचआर, आर्टिकल 19 आईसीसीपीआर, आर्टिकल 10 यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इज दैट क्लियर? यहां पे भी पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी एंड डिसेंसी के सब्जेक्ट टू अधीन है। ठीक है? उसके अधीन है। यहां पे ये जो राइट मिला था, एब्सोल्यूट राइट मिला था, और यहां पे सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा हो गई, तो वहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरवीन करती है। क्या करती है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है। और वहां पे सेंक वर्सेस यूएस की केस में, कहां पे? सेंक वर्सेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के केस में यह बताया गया कि ये जो विल ऑफ राइट्स है, विल ऑफ राइट्स कैन नॉट बी अ सुसाइडल पैक्ट। क्या नहीं होगा? सुसाइडल पैक्ट नहीं होने देंगे इसे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप?
इसका मतलब बोलने के अधिकार में आपको ये अधिकार नहीं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, वेन एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, वेर एवर यू वॉन्ट टू स्पीक यू कैन स्पीक, नो नॉट एट ऑल, नहीं कर सकते हो। In this case, the Bill of Rights, which includes the freedom of speech and expression, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक्सप्रेशन वो शब्द नहीं है, वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस है। और उन्होंने कहा कि इस बिल ऑफ राइट्स को हम सुसाइडल पैक्ट नहीं होने देंगे, ठीक है। क्लियर प्रेजेंट एंड डेंजर टेस्ट वाज इवॉल्व्ड बाय दिस केस, क्लियर प्रेजेंट एंड डेंजर टेस्ट, क्लियर प्रेजेंट एंड डेंजर टेस्ट। इसका मतलब कि आपके बोलने से यदि कोई डेंजर प्रेजेंट होता है तो ऐसी स्थिति में यह बोलने का अधिकार आपको नहीं होगा। मेरी बात आप समझ पाए? नहीं समझ पाए? तो द क्लियर प्रेजेंट एंड डेंजर टेस्ट वाज इवॉल्व्ड बाय दिस यूएस केस, जिसमें यह बताया गया, क्या बताया गया कि बिल ऑफ राइट्स कैन नॉट बी ए सुसाइडल पैक्ट, इसे सुसाइडल पैक्ट नहीं होने। इसका मतलब उन्होंने एग्जांपल दिया कि आप किसी थिएटर में हैं, आप किसी थिएटर में हैं और थिएटर में बैठने पर आप ये कह दें आग लगी और पूरे थिएटर की भीड़ भागने लगी और स्टैम्पीड में क्या हो जाए, कई लोगों की मृत्यु हो जाए, और आप ये कह दें कि मुझे बोलने का अधिकार है। बोलो, आप ये कह रहे हैं कि आग लगी और पूरा थिएटर जो है वो भागना शुरू कर दिया और भागने के बाद उसमें स्टैम्पीड हुए, कुछ लोग जो है वो पैर से दब करके मर जाते हैं, और आप ये कह दें कि यू हैव एब्सोल्यूट राइट टू स्पीक, ये चलेगा? उन्होंने कहा नहीं। यदि आपकी बातों से यदि कोई डेंजर क्रिएट होता है, प्रेजेंट क्लियर एंड डेंजर टेस्ट, यदि आपकी बात से क्या हो जाए, कोई डेंजर है, तो ऐसी स्थिति में इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा जाएगा। यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वहां की जो है उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर को यूज करते हुए उनके एब्सोल्यूट राइट को क्या किया, कर्टेल किया। बात समझ रहे हैं आप? ये एब्सोल्यूट राइट्स को कर्टेल किया गया वहां के द्वारा। अब आइए आप अपने यहां, तो मैंने आपसे बताया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एब्सोल्यूट था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका इंटरप्रिटेशन किया गया और उस पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया गया बाय यूजिंग द पावर ऑफ पुलिस पावर, ठीक है ना? एक बात। दूसरी बात, ये पावर कहां है आपके पास? यूडीएचआर आर्टिकल 19। फिर उसके बाद ये पावर आपके पास कहां है? ये फ्रीडम आपके पास कहां है? आर्टिकल 13 आईसीसीपीआर में, और फिर ये आर्टिकल 10 में जो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स था, और अपने पवित्र दस्तावेज कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 1A में है। इतनी बात तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी आपकी। क्लियर है या नहीं है? तो देखिए, मैंने आपसे कहा, सिंपली मैंने ये कहा इसके पीछे का पर्पस क्या था, कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे इस बात से काफी सजग थे कि व्यक्ति को बोलने की, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, अब जरा देखिए, हमारे यहां जो है, हमारे यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वर्ड दिया गया है। क्या दिया हुआ है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड दिस टर्म इज वाइडर देन दैट ऑफ द स्पीच। ये शब्द जो है वो किससे बड़ा है? एक्सप्रेशन शब्द जो है वो किससे बड़ा है? स्पीच। अब जरा देखिए, कोई भी ऐसी बात बिना बोले हुए यदि आप अपने थॉट्स को कन्वे कर देते हो, दैट इज योर एक्सप्रेशन। व्हेन यू कन्वे योर थॉट्स विदाउट यूजिंग द वर्ड्स, दैट इज योर एक्सप्रेशन। बोलो, अभिव्यक्ति क्या है? लॉवेल वर्सेस ग्रिफिन की केस में इस बात को डिफाइन किया गया। लॉवेल वर्सेस ग्रिफिन की केस में यह बात स्पष्ट किया गया, यूएस की केस थी जिसमें यह बताया गया कि बिना किसी बात के आप अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में व्यक्त कर देते हैं, दैट इज योर एक्सप्रेशन, दैट इज योर अभिव्यक्ति। बोलो, ये मैं ऐसे किया, मैंने कुछ बोला, सब समझ गए ना? नहीं समझे आप? समझ गए? समझ गए। क्लास में शांत रहना है, कीप साइलेंट। ये क्या है? माई एक्सप्रेशन। अब मां जो है अपने बच्चे को छोटे से ऐसे हाथ दिखाती है बिना कुछ बोले हुए, दैट इज एक्सप्रेशन। या बैठी हुई है, कोई गेस्ट आए हुए हैं, लड़का बहुत शरारत कर रहा है, बस ऐसे आंख से देख लिया एक बार,
बोलो ये क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। आप बिना कुछ बोले हुए यदि आप ब्लैक जो है स्ट्रिप लगा करके खड़े हो जाते हैं किसी पार्टी के सामने, दैट इज व्हाट? दैट इज योर अपोजिशन। यू आर अपोजिंग दैट पार्टी। आप क्या कर रहे हो? विरोध कर रहे हो उस बात का। बोलिए, विरोध हो रहा है, कुछ बोल रहे हैं आप। ब्लैक फ्लैग जो है आपने होस्ट कर दिया, ये क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया आपका। क्या हो गया? आपने कुछ बोला? नहीं बोला। धरने पे बैठे हो आप, धरने पे बैठे, इट इज अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, यानी पिकेटिंग कर रहे हैं आप। बोलो भैया, धरने पे बैठना, कैंडल मार्च निकालना विदाउट सेइंग द सिंगल वर्ड्स, इट इज अ काइंड ऑफ योर एक्सप्रेशन। ये क्या है आपका? ये एक्सप्रेशन। मेरा कहने का मतलब है कि किन्हीं माध्यमों के द्वारा आप जाइए कहां पे? पार्लियामेंट के सामने बैठ जाइए, आप जाइए विधानसभा के सामने बैठ जाइए, बिना कुछ बोले हुए धरने पे बैठे हुए हैं ना। मैं स्ट्राइक की बात नहीं कर रहा हूं, धरना की बात कर रहा हूं। डेमोन्स्ट्रेट करना है, कोई वायलेंस नहीं है, पीसफुली यदि आप बैठ रहे हो तो ये एक्सप्रेशन है कि नहीं है आपका? एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन किस बात का? विरोध का। किस बात का? तो बहुत सारी बातें जो होती हैं वो बिना बोले ही चली जाती हैं, है ना। बहुत सारी बातें क्या होती हैं? ये वो बॉलीवुड वाला बात नहीं है कि यह एक्सप्रेशन का मतलब कि जब आप अपने थॉट्स को क्या कर दें? कन्वे कर दें। बोलो भैया। तो अब आप देखिए, ये जो थॉट्स कन्वे हो रहे हो किसके थ्रू हो रहे हैं? थ्रू द मीडिया, थ्रू द मीडियम। ये जो थॉट्स जा रहे हो किसके थ्रू जा रहे हैं? आपके मीडियम के थ्रू जा रहे हैं बेटा। किसके थ्रू जा रहे हैं? आपके मीडियम के थ्रू, मीडियम के थ्रू। और यही मीडियम ही आपका क्या कहलाता है? मीडिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मीडिया कहलाता है। यानी when one person convey his thoughts to another persons or public at large through the medium or a media, यही तो मीडिया हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब सुनिए जरा, इसका मतलब क्या हुआ? कि ये इसकी स्वतंत्रता है। आपको क्या है? इसकी स्वतंत्रता है। मैंने आपसे बताया था, मेनका गांधी के केस में बता दिया गया था। मेनका गांधी केस में क्या बताया गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स आपके 12 से 35 में मेंशन नहीं है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो वो भी क्या हो जाएंगे? फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे। अब जरा देखिए, इस एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है? मेंटेन करना है। तो ऐसी स्थिति में इसको बिना मेंटेन किए हुए अब आप इसको क्या नहीं कर सकते हो कि यूजलेस हो जाएगा, वर्थलेस हो जाएगा। इसका मतलब कि आपको मीडिया को क्या देना होगा? राइट्स देना होगा। नहीं समझ पाए आप? तो यहां पे इनिशियली जो आपके यहां थी वो क्या थी? प्रेस मीडिया। क्या थी? प्रेस मीडिया। तो प्रेस मीडिया यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस also includes in a freedom of speech and expression under the article 19(1)(a). क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो कहां है? फ्रीडम ऑफ प्रेस कहां है आपका? 19(1)(a) के अंतर्गत। कहां? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्योंकि जब तक ये आप क्या नहीं करोगे, जब तक ये राइट्स आप मेंटेन नहीं करोगे, तब तक ये क्या हो जाएगा? वर्थलेस हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। इसका मतलब इट इज द बेसिस ऑफ दिस राइट। मैंने आपको बताया था, मेनका गांधी का केस भूल गए आप लोग? मेनका गांधी के केस में मैंने आपसे कहा था, जब मैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में स्टार्टिंग में ही स्टार्ट किया था तो बताया था कि जो इनका कंस्ट्रक्शन होगा वो एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन करोगे आप, यानी इस तरीके से निर्वचन करोगे कि उसे ज्यादा से ज्यादा अर्थ मिले, उसका ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो। राइट टू लाइफ है, राइट टू हेल्थ इंक्लूड है। क्यों है? बिकॉज ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ मेनका गांधी। इसका मतलब ये देखो जरा, लाइफ तभी सस्टेन हो सकती है जब हेल्थ हो। बोलो भैया, राइट तभी मेंटेन हो सकता है, लाइफ आपकी तभी मेंटेन हो सकती है, सुरक्षित हो सकती है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, जब आप इसे क्या करो? रिकॉग्नाइज करो। तो राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट, डिक्लेयर कर दिया गया। ये लिखा नहीं गया है, लेकिन इट इज द फंडामेंटल राइट अंडर द पार्ट ऑफ दिस, अंडर द आर्टिकल 21। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक ये हो ही नहीं सकता है। इसे भी फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करना पड़ा। राइट टू गेट द फ्रेश एयर एंड क्लीन वाटर इज ऑल्सो द फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21। क्योंकि जब तक एयर और वाटर आपका नहीं होगा तब तक आपकी लाइफ जो है वो सस्टेन नहीं कर सकती। नहीं समझे आप? तो दिस राइट इज नॉट इन्यूमरेटेड और इनलिस्टेड और इंश्राइंड इन योर
fundamental right, but they are declared as a fundamental right under the Article 21 because these are the basis of this right. है या नहीं? उसी तरीके से मैं आपसे यहां क्या बता रहा हूं कि this right cannot sustain, become worthless, become useless unless or until you protect this right. यदि आप फ्रीडम के राइट, जो प्रेस के राइट से उन्हें आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो आप अपने थॉट्स को कन्वे नहीं कर सकते हो, आप अपना एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं? हमारे विचार को आप कि द हिंदू में छपना है तो नहीं छापोगे तो इसी क्लास तक मेरे विचार रह जाएंगे, कहीं आगे नहीं जा पाएंगे। जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। मैं पूरे इंडिया को बता सकता हूं क्या, लेकिन यदि वही मैं अपने विचार अपने किसी न्यूज़पेपर के थ्रू दूं तो सबको मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसका मतलब यदि प्रेस जो है उस राइट को क्या किया जाए, उसे यदि आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आपका अफेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये कनेक्टिंग है। अभी भी नहीं समझ में आया आपको? इज इट क्लियर और नॉट? हो गया? मैंने आपसे क्या कहा? एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो है वो तो आपके यहां रखा ही हुआ है, लेकिन एक्सप्रेशन का राइट तब मेंटेन हो सकता है जब आपका प्रेस का राइट, किसका राइट? प्रेस का राइट जो है वो क्या हो? मेंटेन हो। नहीं समझे आप? मेंटेन हो। अब जरा देखिए, प्रेस का राइट तभी मेंटेन हो सकता है, यानी ये राइट भी तभी मेंटेन होगा जब इसका सर्कुलेशन का राइट मेंटेन हो। बोल रहे हैं बेटा, सर्कुलेशन यदि इसका रोक दोगे तो इनडायरेक्टली इसका मतलब किसको अफेक्ट कर रहे हो आप? नहीं समझे? देखिए कैसे कनेक्टिंग लिंक्स बन रही हैं आपकी। एक्सप्रेशन तब मेंटेन हो सकता है, और ये बात कहां बताई गई है? आर्टिकल 19 में बताई गई, 1A। इस राइट को प्रोटेक्ट करना है मुझे, तो इसको प्रोटेक्ट करो। इसको प्रोटेक्ट करोगे तभी ये राइट सस्टेन करेगा, और इसको प्रोटेक्ट करना है जिसका सर्कुलेशन होना चाहिए। चलिए, फ्रीडम तो दे दिया आपको, किसका? प्रेस का फ्रीडम है, लेकिन उसका सर्कुलेशन मैंने बाहर कर दिया। किसका जो सर्कुलेशन है वो एक लोकल एरिया तक ही कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? ये राइट आपका क्या हो गया? अफेक्ट हुआ ना। और ये राइट अफेक्ट हुआ तो एक्सप्रेशन अफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? या साथ नो? तो सर्कुलेशन उस न्यूज़पेपर का वो भी फंडामेंटल राइट है। वो भी क्या है आपका? नहीं समझे आप? समझे? नहीं क्लियर हुआ? इज एनी क्वेश्चन? चलिए, इसके बारे में आर्टिकल 19 के बारे में केसेस क्या है, कल हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे आपसे। इनका सर्कुलेशन कहां पे मेंटेन होता है, किस तरीके से इन्हें मेंटेन किया जाता है, अदर फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत 19 में क्या है, उसे हम चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मैक्सिमम लोगों के पास तक पहुंचाइए इस वीडियो को। मेरी आपसे यही विनम्र गुजारिश है। थैंक यू।